नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध की भयावहता की और युद्ध के कारण खेमों में बढ़ती दुनिया की। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, लड़ाई भीषण और घातक होती जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी जग जाहिर है, लेकिन सीधे तौर पर कभी भी ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई में नहीं कूदे थे। ईरान अपने प्रॉक्सी वार के जरिए हमास, हिजबुल्ला और हूती के जरिए इजराइल पर हमले करता रहा है, लेकिन इस बार इजराइल ने ईरान पर डायरेक्ट अटैक किया है। और यह अटैक कितना सीरियस है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि इजराइल ने अटैक से पहले अपने नागरिकों को लंबे युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया। यानी कभी भी लड़ाई के बीच बातचीत या इसे डी एस्केलेट करने की गुंजाइश नहीं रखी गई है इजराइल की तरफ से। अमेरिका इजराइल को मदद तो कर रहा है, लेकिन सीधे तौर पर सामने अभी तक नहीं आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट जो बयान है वो कहता है कि 15 दिनों के बाद इस युद्ध में अपनी भूमिका वह तय करेंगे कि उन्हें सीधे तौर पे आना है या नहीं। यह बयान ईरान के लिए तो राहत देने वाला है, लेकिन यदि अमेरिका के कहे मुताबिक 15 दिनों में ईरान हथियार नहीं डालता है तो फिर अमेरिका का युद्ध में डायरेक्ट हस्तक्षेप हो सकता है। अमेरिका के इस रुख को भांपते हुए रूस ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका डायरेक्ट सैन्य हस्तक्षेप करता है तो वह इसके अप्रत्याशित और भयावह परिणाम हो सकते हैं। पुतिन ने अपने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़ाराकोवा के जरिए यह बयान दिलवाया है। अगर सामान्य बातचीत की भाषा में इस बयान को आप पढ़ें, इस स्टेटमेंट को आप देखें, तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि पुतिन ने ट्रंप को यह कह दिया है कि वहां मत जाना और ईरान को हाथ मत लगाना। यदि ईरान को हाथ लगाया तो समझो मुझे हाथ लगाया। फिर आगे की बात आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रूस और अमेरिका एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। इस युद्ध में विश्व के देश खेमों में बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका इजराइल एक साथ है तो ईरान के साथ रूस और चीन नजर आ रहे हैं और जिनपिंग और पुतिन के बीच करीब 2 घंटे की बातचीत हुई है। उत्तर कोरिया ने भी ईरान के समर्थन में आने की बात कही है। बयानबाजी और चेतावनी से आगे अब दुनिया के देश अपने अपने समर्थक देशों को हथियार और तकनीक के साथ प्रत्यक्ष तौर पर मदद देने को भी आगे आ रहे हैं। अमेरिका ने इजराइल की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझकर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरियस ट्रूमैन और यूएसएस कार्ल विंडसर भेज चुका है उसे। और इसके साथ ही अमेरिका ने इजराइल के लिए नेवी डिस्ट्रॉयर KC-135 और KC-46 प्लेन भी, जो कि मिड एयर रिफ्यूलिंग करने में सक्षम है, उसे भी वो भेज चुका है। यानी सीधे तौर पे इजराइल की वह मदद करने लगा है। अगर स्थिति इसी तरह एस्केलेट करती रही तो कह सकते हैं कि ईरान और इजराइल का युद्ध तीसरा विश्व युद्ध करवा के ही मानेगा। आज अपने प्रोग्राम में हम यह भी चर्चा करेंगे कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ा है। क्या इजराइल और अमेरिका ईरान को खत्म कर देना चाहते हैं? क्या ईरान इजराइल युद्ध का असर क्रूड ऑयल के सप्लाई चेन पे भी पड़ेगा? क्योंकि ईरान दुनिया के 3% जो तेल है, जो क्रूड ऑयल है, उसका मालिक है, उसकी हिस्सेदारी उसके पास है। और क्या यदि यह लड़ाई आगे बढ़ी तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर होगा? यह भी चर्चा करेंगे। और चर्चा यह भी करेंगे कि ईरान की जो ऑयल कैपेसिटी है, क्या उस ऑयल कैपेसिटी के जरिए और वह जो एक मेडिटेरियन जो सी है उस पर जो उसका कब्जा है, क्या उससे वह विश्व की अर्थव्यवस्था को या विश्व के ऑयल के सप्लाई चेन को बिगाड़ सकता है? क्या उस पर असर डाल सकता है? करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। ईरान इजराइल के बीच छिड़ा युद्ध, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य पूर्व में आज युद्ध का 8वां दिन है। पिछले शुक्रवार से शुरू हुआ ये संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ इजराइल है जो ईरान पर लगातार हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी है, हर हमले का करारा जवाब दे रहा है। इस जंग ने अब वैश्विक शक्तियों को 2 खेमों में बांटना शुरू कर दिया है। अमेरिका इजराइल के साथ खुलकर खड़ा है, जबकि ईरान को रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों का समर्थन मिलने लगा है। अब सवाल यह है कि क्या यह टकराव एक महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है?
पिछले शुक्रवार को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान पर पहला हमला किया। इसका मकसद था ईरान की परमाणु क्षमताओं को नष्ट करना। इजराइल को उम्मीद थी कि वो ईरान को कमजोर कर देगा, लेकिन ईरान ने जिस तरह जवाब दिया उसने इजराइल और उसके सहयोगी अमेरिका को चौंका दिया। ईरान ने न केवल इजरायली ठिकानों पर मिसाइलें दागी, बल्कि अपनी सेना और सहयोगी गुटों को भी सक्रिय कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत में चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने हमला बंद नहीं किया तो वो सैन्य कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस चेतावनी ने रूस और चीन को भी सक्रिय किया। ट्रंप ने भले ही पुतिन से बातचीत में मध्यस्थता की पेशकश पर तंज कसा और कहा कि पहले अपना रूस यूक्रेन युद्ध सुलझाओ, लेकिन उनका रुख ये भी साफ करता है कि अमेरिका ईरान पर हमले से पीछे नहीं हटेगा। जैसे जैसे जंग बढ़ी, चीन के कार्गो प्लेन ट्रांसपोंडर बंद कर ईरान में उतरते देखे गए। खबरें तो ये भी हैं कि इन प्लेन में एयर डिफेंस सिस्टम और कई हथियार थे। चीन ने साफ कहा है कि इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। रूस ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमला किया तो पूरा मध्य पूर्व जल उठेगा। अब रूस प्रत्यक्ष सैन्य मदद नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही ईरान मांगेगा रूस मैदान में कूदेगा। उधर उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने भी इजराइल को कैंसर बताया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने इस्लामिक देशों से ईरान की खुलकर मदद की अपील की। देखिए, ये दिखाता है कि जंग धीरे धीरे वैश्विक मोर्चों में बढ़ती जा रही है। पिछले सप्ताह इजराइल ने यूएनएससी की आपात बैठक की मांग की थी। अब ईरान ने रूस, चीन और पाकिस्तान के समर्थन से नई आपात बैठक बुलाने की मांग कर दी। ये बैठक आज कभी भी हो सकती है और उसका परिणाम इस जंग की दिशा को तय करेगा। अमेरिका का डूम्सडे प्लान E-4B एक्टिव मोड में आ चुका है, जो साफ इशारा है कि अमेरिका इस संकट को परमाणु खतरे की श्रेणी में देख रहा है। अगर हालात बेकाबू हुए तो न्यूक्लियर वॉर की संभावना से इनकार नहीं कर सकता। ये युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल का अब नहीं रहा है। ये युद्ध अब दुनिया की बड़ी शक्तियों की नीतियां और हितों के टकराव के बीच का बन गया है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, दूसरी ओर रूस, चीन, उत्तर कोरिया और उनके कई सहयोगी। अगर ये जंग नहीं थमी तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले सकती है। अब सवाल ये है कि क्या संयुक्त राष्ट्र और बाकी वैश्विक संगठन इस टकराव को रोकने में सफल होंगे या इतिहास एक और महायुद्ध का गवाह बनेगा? जवाब तो चाहिए। जी हाँ, तो जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही है, विश्व खेमों में बढ़ता जा रहा है और लड़ाई की भयावहता को देखते हुए लगता है कि शायद हम सब तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। जेके बंसल जी हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे, इसके अलावा विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ हैं। इसके अलावा सोमशेखर जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं जेके बंसल साहब से करना चाहूँगा। बंसल जी, जिस तरीके से चीज़ें हो रही है, पहले भी चर्चा हो रही है, विश्व के देश जो है वो खेमों में बढ़ते जा रहे हैं और लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है, और ऐसा लग रहा है कि शायद जो है ये लड़ाई जो है आगे बढ़ेगी तो विश्व युद्ध की तरफ भी जा सकती है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई जब शुरू हुई थी तो उस समय भी लोग ये कयास लगा रहे थे कि विश्व दो खेमों में बढ़ जाएगा, लेकिन वैसा वहां पे हुआ नहीं। अब आपको लगता है कि क्या ये ईरान और इजराइल की जो लड़ाई है, क्या ये विश्व युद्ध करवाएगा? नहीं, देखिए, ये विश्व युद्ध तो नहीं होगा। कारण उसका ये है कि आपने जैसा बिल्कुल ठीक कहा कि दो कोनों में बट रहा है। एक तरफ इजराइल है, यूएसए है और शायद यूरोप भी उधर आ जाए, और दूसरी तरफ रशिया है, ईरान के साथ में चाइना भी है और उत्तरी कोरिया भी। अब देखिए, चाइना को जो है ना हथियार भेजे हैं, चाइना ने हथियार भेजे हैं ईरान के लिए, जिसमें वो क्या भेजेगा? उसका एयर डिफेंस सिस्टम तो काम ही नहीं करता। HQ-9, HQ-16 देख लिया हमने पाकिस्तान के अंदर क्या उसका हाल हुआ है, और PL-15 मिसाइल्स भी बेकार की चीजें हैं वो। दूसरा, कभी भी जो है चाइना युद्ध में डायरेक्ट अपने सैनिक नहीं भेजेगा, कोई अपना बेड़ा मुंह नहीं करेगा। चाइना बहुत चतुर है, वो अपना इंटरेस्ट देखता है, उसका इंटरेस्ट है ताइवान, तो किसी भी हालात में वो इधर अपना नहीं भेजेगा। रही रशिया की बात, रशिया को इतना जो है फंसा हुआ है यूक्रेन युद्ध में कि किसी तरह की कोई सैनिक मदद नहीं दे सकता। जबकि जहां तक
अमेरिका का सवाल है, उसने पूरे अपने एसेट्स, चाहे आप नेवी ले लीजिए, बॉम्बर्स ले लीजिए, डियागो गार्सिया के अंदर में अरब सागर में, और सारे जो अपने हथियार भेज दिए हैं, तो और वैसे भी अमेरिका भी हथियार सप्लाई कर रहा है इजराइल को भी। उन्होंने अपना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और जो अपने पैट्रियट मिसाइल्स और F-35, F-22, F-16 सभी तरह के विमान उधर भेज दिए गए, तो पूरे हथियार, इस गोला बारूद जो है वो दे रहा है। तो इन सबको देखते हुए इस हिसाब से अभी जो है हथियारों के दम पर इजराइल लड़ रहा है। हालांकि इतनी उम्मीद नहीं थी कि ईरान इस तरह से पलटवार करेगा। ईरान ने काफी अपनी मिसाइल जो है वो मारी हैं, जबकि उनका डिफेंस सिस्टम इजराइल का काम नहीं कर रहा है। 4 लेयर हैं जिसमें उनका आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो 3, एरो 2 और साथ में पैट्रियट और थर्ड मिसाइल्स भी हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि इससे ज्यादा इसको सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। हालांकि ईरान के ऊपर में भी कोई जो है एयर डिफेंस काम नहीं कर रहा उनका, और एट विल जो है इजराइल को उनके खत्म करता जा रहा है। 30-40% उनके जो लॉन्चर हैं उनको खत्म कर दिया गया है। लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जो कुछ तो न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त किया है, जो फोर्दो है वो जमीन से करीब 100 मीटर यानी कि 300 फीट से भी ज्यादा है। अगर उसको GBU 57 जो एक बहुत बड़ा अमेरिका का बंकर बस्टर है उसको भी इस्तेमाल किया जाए तब भी वहां तक पहुंचना मुश्किल है। तो अब जो है इजराइल जो वहां पर अपने कमांडो भेजने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हालांकि ईरान के समर्थन में अभी रूस ने भी वक्तव्य दिए हैं, बिल्कुल धमकियां भी दी हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता जब तक कि आप युद्ध में ना उतरे। ना ही इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है रूस की, हालांकि चीन की बेटर इकोनॉमी है। और जहां तक रहा उत्तरी कोरिया तो अपना कहता रहता है, उसने जाके रशिया को दे दिया उनकी इकोनॉमी, उनके खुद में बहुत बुरी हालात है। तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा सपोर्ट कर पाएगा। अगर ईरान नहीं माना तो इजराइल और अमेरिका मिलकर उसको ध्वस्त कर देंगे, और न्यूक्लियर ठिकाने तो ध्वस्त करने ही हो सकता है। बिल्कुल पुष्कल द्विवेदी जी के पास में जाना चाहूंगा। पुष्कल जी, जैसा कि अभी बंसल जी कह रहे हैं, मैं भी सहमत हूँ इन चीज़ों से। हालांकि नंबर अगर आप देखें तो नंबर ऑफ कंट्री तो ज़्यादातर जो देश है वो ईरान के समर्थन में लग रहे हैं। रूस है, चाइना है और नॉर्थ कोरिया सीधे तौर पर लग रहा है कि ये इनके साथ में है। लेकिन उनके जो अंदरूनी हालात हैं या उनकी जो स्थिति है वो उस स्थिति में उस लेवल का हेल्प जो है उन्हें नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे जिस लेवल का हेल्प जो है अभी USA दे रहा है, अमेरिका दे रहा है इसराइल को। और इसराइल और अमेरिका का पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है। लेकिन रूस का यह बयान जो है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो कह रहे हैं कि अगर सीधी लड़ाई में सीधा सैन्य हस्तक्षेप अमेरिका करता है तो उसके परिणाम जो है वो काफी भयावह हो सकते हैं। तो क्या ये माना सकता है कि रूस इस स्थिति में है कि सीधे तौर पे वो इन्वॉल्व हो जाए अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो? जी, मैं बंसल सर से पूरी तरह सहमत हूं। और बंसल सर ने जो एक मिलिट्री पैरेलल्स बता करके और वेपन के बारे में बताया कि अभी इस स्थिति में ही नहीं है चाइना या ईरान की वर्ल्ड वॉर करे। मैं थोड़ा इसको जियोपॉलिटिक्स की तरफ आपको ले जाके ये बात प्रूव करूंगा कि इस समय बिल्कुल भी ये स्थिति नहीं है कि चाहे रूस भी मिल जाए वर्ल्ड वॉर की स्थिति नहीं बनेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कूटनीतिक रूप से रूस क्यों साथ दे रहा है ईरान का। रूस सिर्फ इसलिए साथ दे रहा है ईरान का कि रूस के दोनों हाथों में लड्डू है। अगर ईरान वॉर पे जाता है, अब आप पिछला जब से ये वॉर शुरू हुई है इजराइल ईरान की, आप तब से देख लीजिए रूस के स्टॉक्स कितने बढ़ गए हैं और रूस की क्रूड ऑयल की प्राइस कितनी बढ़ गई है। तो रूस का तो फायदा है कि ईरान स्कर्मिश में लगा रहे, कॉन्स्टेंटली वहां पर कुछ वॉर टाइप का सिनेरियो रहे जिससे उसके ऑयल रिजर्व्स की वैल्यू बढ़ती रहे, उसको ज्यादा कमाई होती रहे। लॉस उसमें रूस का कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो चाइना और रूस की जो सिमिट्री है उसे लोग समझते हैं कि ये दोस्ती, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तविकता में अगर आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो आज रूस और अमेरिका ज्यादा अच्छे टर्म्स में है, ज्यादा शांतिप्रिय टर्म में है बजाय रूस और चाइना के। तो देखिए, रूस का तो सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि उसके ऑयल रिजर्व्स की प्राइस बढ़ती रहे, प्लस ईरान में जो उसको इंटरेस्ट है क्रूड ऑयल का वो उसका पूरा होता रहे। दूसरी बात रही बात चाइना की, चाइना इसमें फंस गया है। चाइना ईरान को अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो ग्वादर पोर्ट में जो उसको सीपेक के लिए जो चाहिए, सीपेक जो नज्म है उसकी नब्ज है, और चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का ईरान से। उसके पूरी जो आप देखिए 1993 के बाद से जब से चाइना ने अपना एक तरीके से ब्लास्ट किया, यानी कि इंडस्ट्रियल ब्लास्ट किया,
उसको इतने ज्यादा ऑयल की जरूरत है, उसे ऑयल कौन देगा? अब ईरान ही दे रहा है सिर्फ। रशिया और अमेरिका दोनों जो ऑयल के प्रोड्यूसर हैं बहुत बड़े, वो चीन को इतनी आसानी से, इतने आसान टर्म्स में ऑयल देंगे नहीं। चीन क्या करता है कि ईरान से गोल्ड में और युआन में ऑयल खरीदता है, वो डॉलर्स में नहीं लेता है, वो गोल्ड और युआन में लेता है। ये एक तरीके से इलीगल ट्रेड करता है, जिसमें ईरान उसका सहयोग करता है। इसलिए चीन को तो उसका साथ देना ही है। अब रही बात अमेरिका और इजराइल एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, देखिए वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि ईरान इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से गलत है। जितनी भी ट्रीटीज हैं, जो AIA के जो गाइडलाइंस हैं और जो NPT की ट्रीटी हुई थी, उसके हिसाब से भी 3.67% इनरिचमेंट सिर्फ परमिसिबल था। उससे कहीं ज्यादा बढ़ा करके लगभग 400 kg न्यूक्लियर पोटेंट इन्होंने जो यूरेनियम है उसको संवर्धन किया। लेकिन पूरी तरीके से ये इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हैं। तो इसमें लेकिन पुष्कर जी ये जो आप स्टेटमेंट है, ये तो CIA ने कहा है कि नहीं, वैसा कुछ नहीं है, ये तो केवल मोसाद ने कहा है ना। जो नहीं, मोसाद ने बिल्कुल नहीं कहा है। CIA ने तो मना किया। CIA ने तो उनकी जो रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट में ईरान जो है अभी न्यूक्लियर वेपन बनाने की स्थिति में नहीं है। नहीं, देखिए CIA और मोसाद की रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो कहता हूं आप जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, उसकी आप रिपोर्ट पढ़िए जो उन्होंने विस्तार से लिखी है। उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि इसका इनरिचमेंट परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है। और देखिए इसीलिए जो यूरोपियन, लेकिन कोई भी देश सर अपनी एजेंसी की बात पे विश्वास करेगा या किसी तीसरी एजेंसी पे? क्योंकि CIA के जरिए जो पता करवाया, उनकी रिपोर्ट ली, और उसके बाद इसीलिए मुझे लगता है कि अमेरिका जो है थोड़ा सीधे तौर पे आने से इसलिए कतरा रही, क्योंकि देखिए इसी तरीके की चीजें आपने ईरान के साथ भी किया था। ईरान को आपने कहा कि वहां बायोलॉजिकल वेपन है वहां पे, लेकिन सब चीज खत्म हो जाने के बाद भी आपको वेपन कहीं इराक के पास आपको कहीं वेपन मिला नहीं था। तो ये यहाँ देखिए इराक वॉर के जो मुकेश जी लेसन्स थे, जब उसकी डिब्रीफ हुई तो उसके लेसन लड़के अब ईरान के साथ जो डीलिंग हो रही है वो पूरी तरीके से वैसे हो रही है जो गलतियां इराक के साथ की अमेरिका ने, वो नहीं कर रहा है। शुरू से उसने UN को इसमें इन्वॉल्व रखा है। 2010 का स्टक्सनेट, चाहे वो वायरस अटैक हो, चाहे वो 2011 की ईरानी साइंटिस्ट की किलिंग हो, चाहे वो 2020 की किलिंग ऑफ कासिम सुलेमानी की हो, जनरल कासिम सुलेमानी, या 2021 का नाटाज ब्लैकआउट ब्लास्ट है। सारी चीजों में अमेरिका इन्वॉल्व रहा है और इंटरनेशनल वर्ल्ड को कॉन्फिडेंस में लेके रहा है। तो वो गलतियां नहीं कर रहा है जो उसने इराक वॉर में की थी। और इसीलिए मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि वर्ल्ड वॉर तक ये स्थिति नहीं पहुंचेगी। देखिए उनका प्राइमरी एम इस ऑप्स का ये है, राइजिंग लॉयन का, कि न्यूक्लियर क्षमता को खत्म कर दिया जाए ईरान की। तो नंबर 1, जैसे ये न्यूक्लियर क्षमता खत्म होगी, वो ब्लास्ट होंगे सारे उनके जो भी उनके स्टोरेज है वो ब्लास्ट होंगे, उसके बाद ये वॉर रुक जाएगी। या फिर खामेनी अगर सरेंडर कर देंगे तब रुक जाएगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर का कोई चांस नहीं लगता इसमें। बिल्कुल, जो शर्तें हैं उन शर्तों के मुताबिक अगर चीज़ें हो गई तो वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं जाएगा और लड़ाई जो है यहीं पर रुक जाएगी। सोमशेखर जी हमारे साथ हैं, सुन रहे हैं, विश्व के देशों के बीच में संबंधों पर बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, समझ रखते हैं। सोम जी, क्या आपको लगता है कि जो पुष्कर द्विवेदी जी कह रहे हैं वो सही है, या विश्व के देशों में, विश्व के देशों के बीच में 2-3 चीज़ों के, मैं एक भारत की भूमिका और पाकिस्तान की भूमिका के बारे में मैं ज़्यादा जानना चाहूँगा। मैं हमारे दर्शकों को बताएं कि इस लड़ाई में भारत कहाँ पे है और पाकिस्तान किधर है। ईरान जो है पाकिस्तान को अपना दोस्त बताता है, लेकिन ईरान जो पाकिस्तान जाकर के अमेरिका के साथ बैठ करके डिनर कर लेता है ट्रंप के साथ, और उसके बाद बंद कमरे में क्या बातचीत हुई किसी को पता नहीं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शायद जो है ईरान के साथ नहीं जाने की बात जो है, या एक तरह से धमकी ट्रंप ने उसे दी है। मैं चाहता हूं कि आपकी भाषा में, राजनयिकों की भाषा में, इसको किस तरीके से आप कहेंगे? सबको नमस्कार। मेरा नमस्कार। ऐसा है कि जैसे मेरे दो को पैनलिस्ट पहले बताया, ये अभी हम उस स्थिति में नहीं पहुंचा है कि कोई तीसरी विश्व युद्ध के बारे में उस स्थिति में नहीं पहुंचा है। एक तो पॉइंट वो है, और दूसरे इंडिया का क्या रोल है, पाकिस्तान का क्या रोल है। देखिए ये तो काफी क्लियर हो गया। प्रेसिडेंट जो है असीम मुनीर, फील्ड मार्शल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुला के उनको लंच दे के उनको डेफिनेटली, मतलब मैं समझता हूँ कि ये बताया है कि एक तो कोई एक ईरानियन मिनिस्टर ने बोला था कि
अगर इसराइल ईरान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे तो पाकिस्तान जो है इसराइल के ऊपर अपना न्यूक्लियर वेपन्स यूज करना चाहिए। तो ऐसे एक स्टेटमेंट था। तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट ये मतलब जो असीम मुनर्जी को ये बताया होगा, देखिए आप जो है आप अपने भरी रहिए, आप इसमें कोई इंटरफियर नहीं करना, और जो इसराइल जो ईरान के ऊपर जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उसके कोई इंटरफेरेंस करना नहीं चाहिए, ऐसे कुछ चेतावनी डेफिनेटली दिया होगा असीम मुनर्जी को। एक तो वो है। इंडिया की बात है, देखिए इंडिया तो इसमें कहीं भी कोई डायरेक्ट रोल में नहीं है। हम लोग जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा बोला है, हम अपने देश के विकास के बारे में, हम अपने कंट्री को एक विकसित राज्य बनाने का फोकस है हमारा। हम लोग जो भी पाकिस्तान के साथ भी जो भी हुआ है वो हमारे ऊपर एक पहलगाम में जो भी एट्रोसिटी हुआ है, वो जो अटैक हुआ है, उसके वजह से हमको ऑपरेशन सिंदूर के लेवल पे जाना पड़ा। अदरवाइज हम जो है युद्ध में बिलीव नहीं करते। और अभी जो चल रहे जो ईरान और इसराइल के बीच में जो लड़ाई चल रहा है और अमेरिका का पॉसिबल इंटरवेंशन के बारे में जो भी चल रहा है, इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी देर पहले ये सुना कि इसराइल के जो इंटरसेप्टर कैपेसिटी काफी कम हो रहा है और इसलिए इंडिया का कुछ मदद के लिए कुछ अप्रोच किया है, ऐसे एक न्यूज साइट मैंने देखा है। अगर ऐसे इंडिया को अप्रोच करते हैं तो एक इंडिया के लिए एक थोड़ा सा एक डिफिकल्ट पोजीशन है कि क्योंकि हम इसराइल से काफी जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हमारे जो डिफेंस सिस्टम के लिए हमने मिसाइल सिस्टम्स डिफेंस सिस्टम में तो काफी कुछ इसराइल से हम लेते हैं ये, और ऑपरेशन सिंदूर में भी वो मतलब हमने वो चीजें इस्तेमाल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और, मैं हमारे अपने बंसल जी के पास जाऊंगा, हालांकि आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन पे। मैं बंसल जी के पास जाऊंगा। बंसल जी, जिस तरीके से अभी पुष्कर द्विवेदी जी ने भी कहा और जैसा कि अभी हमारे सोमशेखर जी ने भी कहा कि एक जो स्टेटमेंट आया था कि ईरान कह रहे थे कि अगर अटैक होता है तो पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर अटैक जो है वो कर सकता है। मान लीजिए अभी जो कह रहे हैं कि भाई डी-एस्केलेट अगर नहीं किया तो उनके जो परमाणु ठिकाने हैं जहां पर वो संवर्धन किया जा रहा है उसको ब्लास्ट करने के बाद जो है लड़ाई रुक जाएगी। ठीक है, लड़ाई रुक सकती है, लेकिन क्या ईरान का इरादा जो है न्यूक्लियर वेपन लेने का या न्यूक्लियर देश बनने का, क्या वो पाकिस्तान से नहीं ले सकता है? पाकिस्तान चूंकि इस्लामिक कंट्री में पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसके पास परमाणु बम है, तो वो ईरान इस उम्मीद में है कि पाकिस्तान उसे दे देगा। क्या ये संभव है कि पाकिस्तान उसे भले अगर अपना ना बना पाए तो पाकिस्तान से ले सकने की उम्मीद कितनी है? देखिए मुकेश जी, द्विवेदी साहब ने बहुत अच्छे से इसका सटीक जो एनालिसिस किया, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से किया। जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा उसके अलावा किसी दूसरे मुल्क के पास में, और खास करके इस्लामी मुल्क के पास में किसी तरह का न्यूक्लियर वेपन हो, ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा पाकिस्तान। नंबर 1। नंबर 2, ये क्वेश्चन नहीं है कि पाकिस्तान उनको न्यूक्लियर वेपन, वो तो एक इस तरह से होगा कि आप किसी को भी कोई सेल पे लगा दो। ये तो न्यूक्लियर वेपन ईरान अपना बनाना चाहता है। बिल्कुल। और रही बात इस चीज की, जो कहते हैं कि जो एक ऑफिसर है, कमांडर, जो ईरान के, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला करेगा अगर इजराइल ने हमारे ऊपर किया, जिसका खंडन जो है ख्वाजा जो उनके विदेश मंत्री हैं और उन्होंने खंडन कर दिया था उसका। अब बात यहाँ पे एक आती है, वो ये आती है कि विश्व के अंदर में आज की तारीख में आप देखिए सब लोग अपना फायदा देखते हैं, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं है। अब देखा जाए तो जितने भी मुस्लिम देश हैं, मुमालिक हैं अरब के, वो कोई ईरान के साथ नहीं खड़े हुए हैं। इसी प्रकार से जो अभी मुनीर को बुलाया गया है वहां पर अमेरिका में, उसको ये भी कहा गया है कि भाई तुमको हम F-16 का जो है वो भी देंगे, उनको जो उनका मेंटेनेंस भी करेंगे, कुछ डॉलर भी देंगे, मदद भी करेंगे। तो पाकिस्तान को अपना देखना या ईरान को देखना वो एकदम पलट जाएगा कि जी हमें तो नहीं, कुछ नहीं करता तो अमेरिका के पास। ये चीजें मैं बार बार हर एक डिबेट में इसलिए कहता हूं बंसल जी, ताकि ये पता चले लोगों को जो इस्लाम के नाम पे जो इतनी कट्टरता भारत में ये लोग फैला रहे हैं, वो इस्लाम के नाम पर इस्लामिक कंट्री भी एक नहीं है, सब डॉलर के नाम पे है, सब अपने अपने फायदे देखते हैं। कोई धर्म के साथ जो रह करके एक दूसरे की मदद अपने नुकसान पे या अपनी कीमत पे नहीं करता है। हमारे साथ आकाश जिंदल भी जुड़ गए हैं, ग्लोबल अर्थशास्त्री है।
आकाश जी, ये जो लड़ाई चल रही है, पहले रूस और यूक्रेन के मामले में भी हम जब चर्चा कर रहे थे सप्लाई चेन की हमने बात करी थी। यहाँ भी मैं सप्लाई चेन की बात करूंगा क्योंकि 3% ऑयल जो है वो विश्व का ईरान जो है वो सप्लाई करता है और करीब 3000 जो है जो ऑयल टैंकर जो करीब करीब वो जिस भूमध्य सागर में जहाँ पर जिस पे ईरान का कब्जा है, ईरान का आधिपत्य है, वहाँ से निकलता है, पूरी दुनिया में वो तेल जाता है। क्या आपको लगता है कि अगर ये लड़ाई बढ़ी तो ये चेन रुक सकता है और इसका असर जो है वर्ल्ड इकोनॉमी पे भी पड़ेगा? बहुत बढ़िया एक ही आपने बात कही है। इसके सबसे ज्यादा नॉलेजेबल एंकर के साथ बात करके यही फायदा होता है जी। बात में ईरान की है, बात सियासत की है। आप अच्छे से जानते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए क्रूड ऑयल ऑक्सीजन की तरह है, तो ग्लोबल इकोनॉमी की दिक्कतें बहुत बढ़ सकती हैं। अभी तक जो डिस्कशन हो रही थी उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात अभी नहीं हुई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर ब्लॉक हो जाती है तो ग्लोबल इकोनॉमी का मेजर क्रूड ऑयल वहां से जाता है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत दिक्कतें हो सकती है। बिना एनर्जी के शरीर नहीं चल पाता, ग्लोबल इकोनॉमी कहां चलेगी। और दूसरी बात यहां बता दूं, आज ग्लोबल इकोनॉमी पहले ही जख्मी हालत में है, बहुत तकलीफ में है, बिस्तर में पहले ही पड़ी हुई है, तकलीफ में चल रही है। डेटा दे दूं दर्शकों को, जापान जैसी इकोनॉमी जनवरी टू मार्च क्वार्टर -0.2% जीडीपी ग्रोथ, ये 2025 की बात कर रहा हूं। जर्मनी अक्टूबर टू दिसंबर 2024 -0.2% जीडीपी ग्रोथ। यूके सितंबर एंड अक्टूबर 2024 -0.1% जीडीपी ग्रोथ। तो जो पहले से जख्मी बीमार इकोनॉमी है वो, अगर यह युद्ध इंटेंसिफाई होता है, मेरा मतलब बिल्कुल साफ है, अगर यूएस ज्वाइन करता है तो एक ग्लोबल इकोनॉमी आईसीयू में चली जाएगी। इस चीज का मुझे पूरी संभावना दिखती है। अभी मेरे तीनों मित्रों ने बात की, तीनों मित्रों का मैं बहुत सम्मान करता हूं, तीनों मेरे मित्र बहुत नॉलेजेबल है। तीनों ने कहा थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, लेकिन एक और बात मैं पूरे आदर के साथ अपने तीनों मित्रों के सामने रखना चाहता हूं, अगर यूएस ने इसको ज्वाइन कर लिया तो ग्लोबल इकोनॉमी के हालात वो हो जाएंगे जो थर्ड वर्ल्ड वॉर वाली है। तो ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही जख्मी हालत में चल रही है ग्लोबल इकोनॉमी। हुआ क्या, दिसंबर से लेकर अब तक हम वेट कर रहे थे कि अब रिवाइवल आएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना शुरू हुए थे, अब ऑलरेडी क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई है। तो इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई सारी दुनिया में बढ़ेगी। तो अब रेट कट्स नहीं आ पाएंगे तो ग्लोबल इकोनॉमी और तकलीफों से गुजरेगी। तो अभी कल ही एक बहुत बड़े चैनल का बड़ा मशहूर एंकर मुझे पूछ रहा था, जिंदर साहब यूएस कब ज्वाइन करेगा। मैंने कहा मेरे भाई प्रार्थना करो यूएस ना ज्वाइन करे, वरना ग्लोबल इकोनॉमी के हालात क्या होंगे वो बियॉन्ड अंदाजे चले जाएंगे। और आज की तारीख में हर व्यक्ति के लिए इकोनॉमी यानी रोजी रोटी जरूरी है, रोजी रोटी जरूरी है। और जो करनी है, हर आदमी को घर का खर्चा चलाना है, रसोई हर एक को चलानी है, चाहे वो अमेरिकी हो, चाहे कोरियन हो, चाहे आकाश जिंदल जैसा कोई हिंदुस्तानी हो। तो इसलिए ये हालात अच्छे नहीं है। ठीक है सर आकाश जी, क्या एक्शन लेंगे ट्रंप, इस पे सबकी नजर होगी। हमारे साथ सारे पैनलिस्ट जो है बने हुए हैं और इसी सवाल के साथ मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाऊंगा, पुष्कल द्विवेदी जी के पास मैं जाना चाहूंगा। पुष्कल जी, ये जो ट्रंप ने कहा कि 15 दिन का इंतजार कीजिए, 15 दिन के बाद 15 दिन में क्या करेंगे, वो किस चीज की तैयारी के लिए टाइम चाहिए, या सीधे तौर पर देखना चाहते हैं कि 15 दिन में इराक और इजराइल की लड़ाई जो है कहां तक पहुंचती है, किस स्थिति में, या 15 दिन में वो कुछ नया प्लान कर रहे हैं? नहीं, देखिए गेम्स तो सारे सेट है मुकेश जी उनके। 15 दिन का जो टाइम है इसे डिप्लोमेटिक डिले बोलते हैं इसको, क्योंकि कुछ बड़ा करने का प्लान है। जैसे मैं बता रहा था, तो मेरे सामने तो देखिए IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, 31 मई 2025 की रिपोर्ट, उसके बाद गवर्नेंस बोर्ड की मीटिंग की जो बैठक हुई 13 जून 2025, उसमें यूएन काउंसिल को लेटर लिखा गया, राइटर्स और टाइम्स में रिपोर्ट्स आई, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ISIS की रिपोर्ट, ODNI जो यूनाइटेड स्टेट ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, इन सबकी रिपोर्ट ने क्लियरली बताया कि NPT का वायलेशन ईरान ने किया है, एकदम प्रूवन है। तो ये तो मान के चलिए कि बहुत बड़ा एक्शन ईरान के ऊपर एकदम सेट है। देखिए अमेरिका की नीति 1990 से, जब से कार्टर प्रिंसिपल लागू किया था, तब से उसकी नजर ईरान के ऑयल रिजर्व में है।
जो क्योंकि दुनिया का 2/3 ऑयल रिजर्व ईरान में है। 1980 और 88 के बीच में जब ईरान इराक की वॉर हुई तो जिसे टैंकर वॉर किया कहा गया, दोनों ने एक दूसरे के टैंकर्स को नष्ट करना शुरू किया, तो यूएसए ने पूरा ऑप्स अर्नेस्ट विल चलाया। ऑप्स अर्नेस्ट विल चला के उसने कुवैती टैंकर्स को सिक्योरिटी दी। तो शुरू से यूएसए इसमें इन्वॉल्व है, और इराक में जो गलती हुई है वो गलती ना अपनाते हुए ईरान के उसमें केस में उसने पूरी तरह शुरू से डिप्लोमेटिकली, कूटनीति से, छद्म युद्ध से और मिलिट्री पावर से हर तरह से उसको पूरी प्रिपेयर कर दिया, पका दिया है इस युद्ध को, और इस युद्ध की परिणति बहुत भयानक होने वाली है। तो ये डिप्लोमेटिक डिले जो लिया गया है, ये वर्ल्ड की कॉन्शियस लेने के लिए लिया गया है, पूरी दुनिया को समझाने के लिए लिया गया है, तैयारियों के लिए लिया गया है, और एक तरीके से समझिए ईरान को एक मौका देने के लिए किया गया है कि अगर तुमको सुधरना है, संभलना है तो संभल जाओ, और सारे गेम सेट हैं, सारी तैयारियां सेट हैं। देखिए हार्मुज स्ट्रेट, जो हार्मुज स्ट्रेट पे आधिपत्य अगर पा जाएगा अमेरिका, तो चीन और रूस दोनों के दांत खट्टे हो जाएंगे। इसलिए वो बहुत बड़ी चीज है, और उसको बचाने के लिए युद्ध बंद करना होगा। आप उस सिनेरियो को देखिए कि जहां ईरान फुल फ्लेजेड युद्ध में कूद जाता है, चीन अभी युद्ध के लिए तैयार ही नहीं है। चीन का जो विजन है सीपेक को डेवलप करने का, वो इसीलिए है कि जब उसका सीपेक डेवलप हो जाएगा अगले 8-10 सालों में, उसके बाद वो किसी बड़े वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार हो पाएगा। चीन तैयार नहीं है। रूस को युद्ध से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध एज इट इज अमेरिका और रूस की मिलीभगत से हो रहा है। तो आप ये देखिए, ईरान अगर इसमें वॉर में कूदता है, अगर उसको उकसाने वाले जो दूसरे देश हैं वो एक्चुअली चीन, ये अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। हार्मुज स्ट्रेट पे अगर कब्जा हो जाता है, चाहे डिप्लोमेटिकली कब्जा हो यानी यूएन सैंक्शंस लगा के या अन्य तरीके से, चाहे मिलिट्री कब्जा हो, तो ये समझिए कि अमेरिका जो करना चाहता है वो कर लेगा। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर अमेरिका है। हार्मुज स्टेट पे अगर उसका कब्जा हो गया, पुष्कल जी, ये जो हार्मुज स्टेट पे कब्जा वाली बात है, इस बात को तो रूस और चाइना भी समझता है कि अगर उस पर कब्जा होगा तो उसका भी नुकसान तो उनको भी होगा ना, तो वो क्यों ऐसा होने देंगे। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा अमेरिका करना चाहता है तो वो उसे रोकने की हर संभव कोशिश करेंगे, और इसीलिए वो अपनी सीधे तौर पर वो युद्ध में कूद सकते हैं। क्योंकि मुकेश जी इसीलिए वर्ल्ड वॉर नहीं होगी और सिर्फ ईरान नष्ट होगा। इसीलिए चाइना और रशिया कभी इस वॉर में नहीं कूदेंगे फुल फ्लेज। चलिए, अब आपके मुंह में घी शक्कर ऐसा ही हो नहीं, क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते कि जो ये लड़ाई हो वर्ल्ड वार तक जाए, क्योंकि इसका नुकसान कहीं ना कहीं धीरे चेन के रूप में हमारे और आप तक भी जो है पहुंच ही जाएगी। सोमशेखर जी ये कह रहे हैं कि जो ईरान जो है वो न्यूक्लियर जो संवर्धन वाली जो है, जो कसौटी है, जो समझौता है, उसका उल्लंघन कर रहा था, और इसकी सजा, तो क्या इसकी सजा जो वो इजराइल के थ्रू अमेरिका दे रहा है, या इसको इसमें यूनाइटेड नेशन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पहले सैंक्शन लगाना चाहिए, या सीधे तौर पे आप जो है अमेरिका या इजराइल उस ईरान को सजा देने वाला कौन होता है? ऐसा है, ये तो काफी क्लियर है कि यूनाइटेड नेशंस का थ्रू तो बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है जी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी काफी टाइम से जो है ईरान में न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर जो है नजर रख रहा है, वो इंस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि वो सारा उनका साइट्स उनके लिए ओपन नहीं है, उनको मतलब काफी जगह पर जो है कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ वो बात है, और यूनाइटेड नेशन से सैंक्शन लगाने से भी उससे जो है जो इसराइल और यूएसए का जो उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उनका ऑब्जेक्टिव है कि ईरान जो है कभी न्यूक्लियर पावर ना बने, न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास नहीं होना चाहिए। अगर एक न्यूक्लियर पावर नहीं बनना है ईरान, तो उनको उनका न्यूक्लियर जो भी इसका रिलेटेड साइड से उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक हफ्ते के युद्ध में इसराइल सिर्फ 3-4 जगह पर ही जो है इनके इंस्टॉलेशन एक सक्सेसफुल वे में जो है उसको वो डिस्ट्रॉय किया है। अभी भी ईरान के पास करीब 30 साइट्स है, और उन्होंने इतना क्लेवरली ये किया हुआ है कि सारा इधर उधर डिस्पर्स्ड है। उनका जो माइनिंग, उनका एनरिचमेंट, उनका जो सेंट्रीफ्यूजेस, ये सारा डिफरेंट प्लेस में जो है स्कैटर्ड है। और दूसरी बात है कि कई सारा जहां पे इनका जो न्यूक्लियर वेपन्स का क्लोज टू उनका जो भी वो है फैसिलिटीज है, वो बिल्कुल काफी अंडरग्राउंड में है, जो इवन अभी भी जो है इसराइल के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि उनको
बंकर बस्टर यूज करके मतलब जो है उसको उधर तक पहुंचने का कैपेबिलिटी उनके पास नहीं है। सो उनका डिलीवरी कैपेबिलिटी नहीं है इसराइल के पास। सो बात यह है कि ये एक इसराइल और यूएस इस सिचुएशन को उनको जो है ईरान को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने से रोकना है। अगर रोकना है तो अभी इसराइल जो है मतलब जो है अभी उस उधर तक पहुंचा नहीं है, तो फिर ये तो रोकने के लिए डायरेक्ट जो है अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट जो है, मुझे लगता है कि अगर इजराइल अकेले नहीं रोक पाए तो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट जो है वो जरूरी है। बंसल साहब, क्या आपको लगता है कि ये इसी दिशा में जारी कि अब उसे अगर रोकना है तो अमेरिका को सीधे तौर पे सामने आना ही होगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसको रोकना है या इस युद्ध को किसी कंक्लूजन पे, लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाना है तो अमेरिका को आना ही होगा। नहीं तो जिस तरह से ईरान जो है पलटवार कर रहा है, तो इजराइल की शक्ति कम होती जा रही है, उसका काफी डैमेज हो रहा है। उन्होंने भी एक जो अभी स्ट्रेटजी बना ली है कि डिफरेंट सिटीज को पहले ये डिक्लेवरी हुआ और जेरूसलम और एक अभी तीसरे जगह पर अटैक कर दिया है, तो ये अमेरिका को वैसे भी आना पड़ेगा। अगर इजराइल को बचाना है तो अमेरिका को आना ही पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह से इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है और ईरान की मिसाइलें वो लगातार आ रही हैं और उन्होंने इतनी मिसाइल बना ली है कि वो चलती ही रहेंगी। तो अभी कुछ दिन में हो सकता है, इसमें 2 हफ्ते का इंतजार भी ना हो, पहले ही अमेरिका इसमें कूद जाए। एक इसका कारण ये भी हो सकता है कि अमेरिका ने अपने सारे एसेट्स जो हैं नेवी मूव कर दी है ईरान के क्लोज में, तो ईरान को एक ये दिखा भी दिया है अगर तुम नहीं मानोगे तो हमारी कितनी शक्ति है। तो हो सकता है वो ईरान को ये मौका दे करके उसको प्रेशराइज करके कि जिससे वो टेबल पर आ जाए, उसको अपना जो है अमेरिका ट्राई कर रहा है। और अब मुझे नहीं लगता कि ईरान भी मानेगा, क्योंकि ईरान में भी जो इतना जो उसका एक कट्टरपंथी सोच है और जो अभी तक उन्होंने अपने देश को भी इतनी इकोनॉमी को डाउन किया है और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जो खामनेई है, उनके पास $150 बिलियन की एसेट्स है, जबकि पूरे ईरान के अंदर में जो है भुखमरी है, वहां लोगों के पास कुदरत है। उतना इकोनॉमिक सैंक्शन होने के बाद भी जो है जब वहां अपनी वो सत्ता को काबिज करने के लिए ये क्या हुआ है, किस लिए क्या हुआ है। अब ये देखिए कि ईरान जो है वो इजराइल से 1500 किलोमीटर दूर है, तो इजराइल का ईरान का लेना देना क्या है। 4 देश हैं जिसमें जॉर्डन हुआ, मिस्र हुआ, सीरिया, लेबनान, इनके साथ लड़ाई हुई, फिर समझौते हो गए। अब इन्होंने अपनी जो है ऑक्टोपस की ब्रांच बना करके हुती, हिजबुल्लाह, हमास को वहां पर खड़ा कर दिया और सब उनको वहां करके उनके ऊपर अटैक करा दिया इजराइल के। तो इजराइल को खतरा है, और जिसकी जो सरेआम धमकी देता है ईरान, अपनी जो उनकी आइडियोलॉजिकल सोच है, जो कट्टरवादिता है, जो रेडिकल इस्लाम से है कि भाई हम इजराइल को खत्म कर दें। तो ऐसी स्थिति में अगर इजराइल ने अभी कोई डिसीजन और अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो जो इजराइल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। अभी जो इजराइल है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और यही मौका है जब वो इसको ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर सकते हैं और इनका मिसाइल प्रोडक्शन खत्म कर सकते हैं, जो कि 2 एम्स हैं। और तीसरा एम ये भी है खामनेई की सत्ता को वहां से हटाना। बिल्कुल मतलब आप ये कह सकते हो जो निर्णायक मोड़ पे ये लड़ाई तब आएगी जब अमेरिका का सीधा इन्वॉल्वमेंट होगा, या इन 15 दिनों के भीतर ईरान मान जाए और इस बात के लिए टेबल पे बातचीत करने के लिए आ जाए कि ठीक है, हम जो है न्यूक्लियर जो वेपन जो है वो तैयार नहीं करेंगे, और इसके लिए जो है टेबल पे बातचीत करने और किसी भी समझौता पे हस्ताक्षर करने के लिए अगर वो मान जाए तो ये चीजें खत्म हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, और उसके बाद ये कह सकते हैं कि ईरान का सत्यानाश। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, ईरान का सत्यानाश बिल्कुल निश्चित है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूएस पूरी तरह तैयारी कर चुका है। देखिए, यूएसएस थॉमर थंडर, अल्जीरियन बर्ग, शुवेलियन, यूएसएस सिविल विल्सन, यूएसएस निमिट्स, ये सारे ऑलरेडी डिप्लॉयड है गल्फ ऑफ एडन में, और ये पूरी तरह सहयोग कर रहा है। मतलब अमेरिका पूरी तरह सामने आ चुका है। अब सिर्फ देखना यह कि 15 दिन में ईरान क्या सोचता है। और जैसा कि बंसल सर ने बिल्कुल सही बताया, इस्लामिक कट्टरपंथी सोच है, मुल्लाओं के हाथ में देश है ईरान, तो मुझे नहीं लगता है बहुत रेडिकल डिसीजन लेंगे। और इस बार देखिए, एक बात आपको और बताऊं, बहुत ही प्लान करके अमेरिका और इजराइल ने खेल किया है। मार्च 2025 में चीन, रूस और ईरान ने एक्सरसाइज सिक्योरिटी बेल्ट 2025 की थी वहां पर। जब वो एक्सरसाइज खत्म हो गई, उसकी सारी डिप्लॉयमेंट चली गई, सारे शिप चले गए वापस। उसके बाद इन्होंने ये किया, लास्ट ईयर हमास को ध्वस्त कर दिया इजराइल ने पूरी तरीके से। हमास इस कंडीशन में ही नहीं है कि सपोर्ट कर सके। पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया भारत ने,
तो ये भी उस कंडीशन में नहीं। और वैसे पाकिस्तान के लिए बंसल सर ने बिल्कुल सही बताया कि वो चाहेगा भी नहीं कि कोई और न्यूक्लियर स्टेट आए, और पाकिस्तान तो उस गधे की तरह है धोबी के जो यूएसए के आंगन में बंधा हुआ है, तो वो तो करेगा नहीं बिल्कुल। तो इस समय बहुत अच्छी गोटियां इन्होंने खेली हैं, और ईरान में अब सबसे अच्छा डिसीजन यही होगा कि सीज फायर कर लें, अपने न्यूक्लियर प्लांट को बंद कर दें और सारी ट्रीटीज के रिस्पेक्ट करें। नहीं तो आप देखेंगे मिडिल ईस्ट बहुत जल्दी यहां का डायनेमिक्स बदल जाएगा और यूएस के हाथ में इतनी पावर आ जाएगी। और ट्रंप चाहते भी यही है। ट्रंप चाहते क्या है? ट्रंप चाहते हैं दो चीजें, एक तो नोबेल पीस प्राइज पाना, जैसे ही एक न्यूक्लियर कठमुल्ला स्टेट को वो न्यूट्रलाइज करेंगे, पूरे वर्ल्ड में आ जाएगा कि इन्होंने पूरे उम्मत से बचा लिया, यानी कि इस्लामिक एटम बम से बचा लिया पूरे वर्ल्ड को। दूसरी बात कि वो जब ईरान जैसे कठमुल्ले को पकड़ लेंगे और तेल पे और हार्मूज स्टेट पे कब्जा कर लेंगे, तो रशिया और चाइना अपने आप पीछे हो जाएंगे। तो मुझे लगता है 15 दिन में यूएस और तैयारी करेगा और डिप्लॉयमेंट बढ़ाएगा अपनी, जिससे प्रेशर पड़े और ईरान झुक जाए। जी बिल्कुल, बहुत सही विश्लेषण किया है आपने, और प्रोग्राम को वाइंड अप करने का भी समय हो रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए पुष्कर द्विवेदी जी आपका, जेके बंसल साहब आपका, आकाश जिंदल जी आपका और सोमशेखर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बात हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन ये जो 15 दिन का समय ट्रंप ने लिया, ये काफी महत्वपूर्ण है। इन 15 दिन में अगर ईरान के होश ठिकाने आ जाते हैं, अगर वो अकल की बात करते हैं, तो शायद वो बच जाए। नहीं तो अगर 15 दिन के भीतर अगर ईरान या अयातुल्लाह खमैनी जो अगर बातचीत के टेबल पर नहीं आते हैं, तो फिर ईरान का सत्यानाश जो है वो तय है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।